लक्ष्य है और स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में समझा था और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं और एक तरीके से तुम्हारा लास्ट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो काफ़ी अच्छे से देखना और इससे जनरली ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं और काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो अगर एक बार अच्छे से समझ लोगे तो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। तो जो भी आज का टॉपिक है वो है हमारा सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, solubility and solubility प्रोडक्ट। ठीक है, इनका नोटेशन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। सोल्यूबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से। ठीक है, इसका नोटेशन है जो भी तुम्हारे यूज में आएगा। सबसे पहले सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे सोल्यूबिलिटी को समझते हैं। तो सोल्यूबिलिटी वर्ड तुमने पहले भी सुन चुके होंगे कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है। सोल्यूबिलिटी होता है कि किसी भी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो वो सोल्यूट कितना उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी। सपोज कि अगर 1 लीटर हमारे पास सॉल्वेंट रखा है, हमने 5 ग्राम सपोज उसके अंदर सोल्यूट मिलाया, तो 5 ग्राम का अगर 5 ग्राम पूरा अगर उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी है 5 ग्राम पर लीटर। ये चीज़ समझ में आ रही है, कितना डिसॉल्व हो पाया। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी वो डिसॉल्व हो सकता था, लेकिन अगर हमने 5 ग्राम मिलाया और पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया तो 5 ग्राम पर लीटर उसकी सोल्यूबिलिटी। लेकिन सोल्यूबिलिटी हम कहाँ डिफाइन करते हैं? सोल्यूबिलिटी डिफाइन किया जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। सोल्यूबिलिटी डिफाइन किया जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। अब तुम बोलोगे कि सर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो उसको एक थोड़ा सा समझते हैं कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम सॉल्यूट मिला रहे हैं और एक पॉइंट आ जाएगा कि फर्दर सॉल्यूट मिलाने के बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन। मतलब अब इसके बाद वो और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, उस पॉइंट को बोल देंगे सेचुरेशन पॉइंट और वो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि एक पॉइंट के बाद घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट के साथ, तो उस पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं और उस सॉल्यूशन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो किसी भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूट के अमाउंट को, किसके अंदर, जो भी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है उसके अंदर जो भी अमाउंट हम सॉल्यूट का ऐड करते हैं फॉर द सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन नहीं क्लियर हो तो मैंने लिंक के अंदर जो भी नोट्स है वहाँ पे लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन वहाँ से पढ़ लेना एक बार। सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या होगा? तो 2 यूनिट के साथ जनरली डील करते हैं, तो ग्राम पर लीटर और एक और यूज होता है मोल पर लीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है मोल पर लीटर। ऑफ कोर्स ग्राम पर लीटर बहुत ज्यादा कम यूज होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आता है तो ग्राम मोल पर लीटर का मतलब कि सोल्यूट के सपोज 1 लीटर के अंदर हमें 5 मोल डालना पड़े तो 5 मोल पर लीटर की सोल्यूबिलिटी होगी। 10 मोल डालने पड़े तो 10 मोल पर लीटर सोल्यूबिलिटी होगी। तो पर लीटर सोल्यूबिलिटी हमें निकालना होता है तो हम जनरली इस सोल्यूबिलिटी का यूज करते हैं। एक तरीके से अगर तुम देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो एक तरीके से सोल्यूबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन का एक डिफरेंट फॉर्म है। चीज समझ में आ रही है क्या? सोल्यूबिलिटी क्या है? तो सोल्यूबिलिटी सिंपल सी एक चीज है कि किसी भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम उसकी सोल्यूबिलिटी। डेफिनेशन एक सिंपल सी चीज क्लियर है, यूनिट दोनों समझा दिया है। सबसे ज्यादा यही यूज होगा और हमें हर जगह ऑलमोस्ट जगह यही यूज करना है, याद रहेगा। बात करता हूँ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो कभी कभी मैं जनरली यूज करता हूँ सोल्यूबिलिटी के बारे में कि ये सॉल्ट इसके अंदर सोल्यूबल है, तो बोलता हूँ कि कंप्लीटली या तो सोल्यूबल है या मैं वहां पे बात करता था या इनसोल्यूबल है। ठीक है, और कहीं कहीं मैं लिखवा देता था कि पार्शियली सोल्यूबल है या पार्शियली इनसोल्यूबल है। तो कहीं पे भी अगर मैं बात करूं कि सोल्यूबल है, कंप्लीटली सोल्यूबल है, इसका मतलब क्या है कि जितना डाला वो सारा घुल गया, तो कंप्लीटली सोल्यूबल। कंप्लीटली इनसोल्यूबल मतलब कितना भी डाल दो घुलेगा कुछ भी नहीं, वो कंप्लीटली इनसोल्यूबल है। लेकिन जब जब पार्शियली सोल्यूबल की बात आएगी तब हम कैसे पता लगाएं कि कितना डालने पे कितना घुल रहा है?
ये चीज़ हम वहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है। तो वो दो चीज़ें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ सोल्यूबल है, मतलब जितना डाला 5 ग्राम डालो तो 5 ग्राम घुल गया, तो वहाँ से हमें चीज़ें क्लियर है। इनसोल्यूबल का मतलब है जितना डाल रहे हैं वो नहीं घुल रहा है, तो वो भी चीज़ क्लियर है। लेकिन अगर पार्शली सोल्यूबल आ गया तो कैसे चीज़ को किया जाए, वो चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसी वजह से जो KSP डिफाइन होता है, ये डिफाइंड ओनली फॉर पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट्स, उन्हीं के लिए डिफाइन है। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये पार्शली, और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ सर पार्शली के लिए तो होगा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी कंप्लीटली सोल्यूबल है तो कंप्लीटली सोल्यूबल के अंदर तो हम बोल देंगे कि जितना डाला पूरा घुल गया, इनसोल्यूबल के अंदर इतना डाला बिल्कुल नहीं घुला। लेकिन पार्शली सोल्यूबल के अंदर सपोज 5 ग्राम डाला तो 2 ग्राम घुला, 3 ग्राम घुला या 4 ग्राम घुला, हमें नहीं पता। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम यहाँ पे समझने वाले। तो चीज़ क्लियर होगी तुम्हें कि कैसे चीज़ें करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब KSP कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी AB सॉल्ट है मेरे पास, और ऑफकोर्स सॉल्ट एज अ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसको मैंने सॉल्ट को या इस सॉल्वेंट एज अ सोल्यूट की फॉर्म में इसको ले रहा हूँ, इसको मैंने पानी के अंदर घोल दिया, ठीक है। तो पानी के अंदर घोल दिया तो ये AB एक्वस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पानी के अंदर घोल दिया। अब मान लेते हैं कि इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो सोल्यूबिलिटी इसकी S है, ठीक है, S मोल पर लीटर। और छोड़ो अभी सोल्यूबिलिटी के बारे में, भी छोड़ो, अभी KSP में देखो बस। AB है, AB कन्वर्ट हो गया तुम्हारे पास A प्लस प्लस B माइनस में, क्योंकि जितना घुलेगा उतना आयन में कन्वर्ट होगा, जो नहीं घुलेगा वो आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है, कि जितना घुल गया उतना आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आयन में कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये तो पूरा नहीं घुल पाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन आएगी और हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ओवरऑल लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AB सॉलिड A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, ये तो लिखा हुआ है ना। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऑफकोर्स का कुछ K होगा, इस K को मैं क्या लिख देता हूँ, A प्लस इंटू B माइनस, ठीक है। और इसी के K को KSP बोलते हैं, इसी को K को क्या बोलते हैं, KSP बोलते हैं। A प्लस और B माइनस क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। और इसी KSP को क्या बोला जाता है, इसी KSP को बोला जाता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। याद रहेगी क्या चीज़, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, A प्लस इंटू B माइनस। इस अगर एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा पास निकल के आएगा। तो आई थिंक तुम्हें सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन, KSP क्या होता है, वो कहाँ लगेगा, और कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी एक बहुत जनरल बात किया है, आगे बताता हूँ तुम्हें कि कैसे यूज करना है इस टाइप की चीजों को। तो जैसा कि हमने देख लिया कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, अब हम चलते हैं कि ये चेक करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन कैसे होता है और कैसे इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं बताता हूँ तुम्हें रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ये है सोल्यूबिलिटी S और ये है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब इसको मैं कुछ टाइप्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं टाइप ले रहा हूं AB टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। एग्जाम्पल जैसे कि AgCl, AgBr, PbSO4, कुछ इस टाइप के सॉल्ट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्ट्स में कैसे होगा ये चीज थोड़ा सा तुम समझोगे। जैसे कि AB टाइप का कोई सॉल्ट है, तो AB टाइप का कोई सॉलिड सॉल्ट है, इसको जब पानी में डिसॉल्व किया तो कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, तो कुछ घुल गया उसको AB एक्वस में कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं घुलेगा तो वो यहीं रह जाएगा, ठीक है। इसी वजह से रिवर्सिबल साइन लग रहा है। फिर जितना घुलेगा उतना सारा डिसोसिएट होगा, तो A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे चला जाए। अगर यहाँ से यहाँ घुलने, मतलब ये जो यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी निकल के आ रही है वो मान लेता हूँ कि इनकी सोल्यूबिलिटी कितनी है, वो S है, ठीक है। इसको मैं मोल पर लीटर में ले रहा हूँ, ठीक है, मोल पर लीटर में ले रहा हूँ कि सोल्यूबिलिटी कितना सोल्यूबल हो गया, तो उसकी सोल्यूबिलिटी को मैं S मान रहा हूँ, मतलब S मोल पर लीटर इसकी सोल्यूबिलिटी है।
तो ऑफकोर्स अगर मैं पूरी एक ओवरऑल इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर इसकी सोलिबिलिटी एस है तो यहाँ पे एस मिलेगा तुम्हें, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एस और यहाँ पर एस, सही बात है। अगर इसका के एस पी लिखा जाए तो के एस पी क्या होगा, तुम बोलोगे इसका के एस पी होगा ए प्लस इंटू बी माइनस, ठीक है। ए प्लस की वैल्यू क्या है, एस है, बी माइनस की वैल्यू क्या है, एस है, तो के एस पी की वैल्यू क्या हो गई, के एस पी की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास यहाँ से एस स्क्वायर। चीज क्लियर आ रही है। मतलब अगर इस टाइप के सोल्स आते हैं तो उनके बीच का केएसपी कैसे निकाल रहा है, अगर हमें उनकी सोल्यूबिलिटी पता है तो उनका स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, केएसपी आ जाएगा। जैसे कि एजीसीएल है, तो एजीसीएल अगर हम यहाँ पे इसको एजीसीएल की तरह ट्रीट करें तो ये क्या हो जाएगा एजी प्लस और ये क्या हो जाएगा सीएल माइनस। सपोज मान लेते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी एस है, तो ये एस है तो ये भी एस और ये भी एस। केएसपी लिखोगे तो क्या लिखोगे, केएसपी लिखोगे तुम एजी प्लस इंटू सीएल माइनस, तो एस इंटू एस क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। तो वैसे निकल के क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, सिंपल केएसपी निकल के आ जाएगा। क्लियर है, घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है, काफी इजी टॉपिक है, तो आराम से चीजें तुम यहाँ पे कर सकते हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसका ही नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप के अगर सोल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, AB2 टाइप्स ऑफ सोल्ट, AB2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जैसे कि PbCl2 आ गया, ठीक है, एक और ये दो है। ऐसे ही जैसे Ag2CrO4 आ गया। इस टाइप के अगर सोल्ट आ जाते तो क्या करना है, तो समझ देखोगे आराम से, बहुत इजी है। Ab2 सॉलिड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में गया, टूटेगा, तो बताओ कैसे टूटेगा। ये टूटेगा, अगर तुम्हें पता हो तो थोड़ा सा चीज समझा देता हूँ। जैसे Ab2 लिखा है ना, तो इसके ऊपर इसका +2 चार्ज आएगा और इसका इसके ऊपर एक -1 चार्ज आएगा, है ना। तो अगर ये टूटेगा तो किस तरीके से टूटेगा, ये टूटेगा A+2 + B-, लेकिन B कितना है, 2 है ना, तो 2B-। चीज क्लियर है, तो इस तरीके से टूट रहा है ना। यहाँ वहां पे पहले क्या होता था A+ और B- था, लेकिन यहाँ पे पर A+2 और 2B- है, तो कुछ ऐसे टूट रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है, S क्या है इसकी, यहाँ से यहाँ सोल्यूबिलिटी अगर S है, तो ये अगर S है तो ये कितना होगा S और ये कितना होगा 2S। हाँ, दो आयंस है ना, तो 2S होगा। 2S होगा तो KSP लिखते हैं, तो KSP कितना होगा A+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- का स्क्वायर। A+ की +2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, S है, B- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2S है, 2S का स्क्वायर करना है, मतलब KSP कितना निकल के आ गया, KSP निकल के आ गया 4S। KSP कितना निकल के आ गया बच्चों, 4S ट्यूब। सिंपल सी चीज है, समझ में आ रही है। इसका एक जनरलाइज फॉर्म बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे, तो थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ मैं, जनरलाइज्ड फॉर्म समझा देता हूँ मैं। जैसे कि AXBY कोई सॉल्ट है, सॉलिड है, ठीक है, तो उसको पानी में अगर हमने डाला तो क्या होगा, वो AXBY एक्वस में कन्वर्ट होगा। फिर बताओ उसके बाद ये कैसे टूटेगा, ठीक है, ये y को इसके ऊपर ले जाओ, x को इसके ऊपर ले जाओ, तो y को अगर इसके ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x इंटू A+y, और अगर x को उसके ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा y इंटू B इंटू x-। चेक करो एक बार, चीज क्लियर है क्या, क्या समझा रहा हूँ, ठीक, कैसे तोड़ते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, तुम्हें पता होगी। तो यहाँ से अगर इसकी सोल्यूबिलिटी अगर S है, तो अगर ये S है तो यहाँ पे होगा XS और यहाँ पे होगा YS। चीज क्लियर है। इसका KSP कैसे लिखा जाएगा, इसका KSP लिखा जाएगा बच्चों A+y⁴ इंटू BX-y। A+y की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, XS, तो XS⁴ इंटू YS⁴ इसको कैसे लिख सकते हैं, x⁴x इंटू y⁴y इंटू s⁴x+y। चीज क्लियर है क्या, क्या बता रहा हूँ। तो ये हो गया KSP, ये हो गया तुम्हारे पास जनरलाइज फॉर्म, ये हमेशा लगा सकते हो। जैसे कि AB वाला था ना, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, 1⁴1 s का 1+1 तो s²। तो अगर चेक करोगे तो AB का आंसर s² आ रहा था KSP का, सही है। इसी तरीके से अगर AB2 वाला चेक करो, ठीक है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, सही है। 1⁴ 1 1,
2 का पावर 2 कितना हो गया 4, तो 4 इंटू एस की पावर 1 प्लस 2 मतलब 4s। तो क्लियर है क्या समझा रहा हूँ मैं? वही चीज आ रही है, एक जनरलाइज फॉर्म से मैं समझा दिया तो उससे तुम्हें चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो उसका थ्योरी पार्ट इतना ही है। अब इसके चलते न्यूमेरिकल्स पर, तो वहां से तुम्हें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कैसे लगाना है ये चीज भी तुम्हें वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं और न्यूमेरिकल्स में देखते हैं कि कैसे हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है KSP इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फॉर HgSO4। KSP लिखा हुआ है किसका, HgSO4 का। क्या वैल्यू लिखी हुई है 6.4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, द सोल्यूबिलिटी फॉर दिस सॉल्यूशन इन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। सोल्यूबिलिटी HgSO4 लिखा हुआ है ना, तो HgSO4 एज ए सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है और वो इस तरीके से कुछ टूटेगा और वो कन्वर्ट होगा Hg प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है तो यहाँ पे भी इसकी S और इसकी क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी S हो जाएगी, जैसे कि हम पहले ट्राई कर चुके हैं। तो इसका KSP क्या होगा, इसका KSP होगा S इंटू एस, या थोड़ा सा अगर अच्छे से और देखें तो क्या होगा KSP Hg प्लस 2 इंटू SO4 2 माइनस इज इक्वल टू S इंटू एस। तो आंसर क्या हो जाएगा S स्क्वायर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर -5। ये लिखा हुआ है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो S की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ना तुम्हारे पास सोल्यूबिलिटी की, ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास मोल पर लीटर में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालो, तो ये तो कन्वर्जन आ गया बेटा, कन्वर्जन तो पता होना चाहिए। 1 लीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर क्यूब है, बताओ 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 बताओ। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml के अंदर आंसर निकालना है, मोल पर ml, तो क्या आंसर दोगे, सोचो 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 थोड़ा, ये चीज तो तुम्हें पता है। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ S इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3 जाएगा और नीचे से 10 की पावर 3 ऊपर आएगा, तो 10 की पावर -3 ऊपर आएगा तो 10 की पावर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 8 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर आएगा 8 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है द सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर। सोल्यूबिलिटी दी हुई है किसकी, AgCl की 1.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये सोल्यूबिलिटी किसमें दी हुई है, ग्राम पर लीटर में दी है, मोल पर लीटर में नहीं दी हुई है। पहले उसको चेक कर लेना अच्छे से कि क्या दिया हुआ है। KSP पूछा है ऑफकोर्स, तो पहले सोल्यूबिलिटी को मैं कन्वर्ट करूंगा मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताओ क्या किया जाएगा। मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके मोलार मास से डिवाइड करेंगे। तो AgCl का मोलार मास कितना होता है, Ag हो गया 108 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 35 प्लस 4 143.5, सही है, डिवाइडेड बाय 143.5 करोगे तो ये मोल पर लीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है मैं तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1.254 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। ठीक है, इसके आगे अब हमें KSP निकालना है, तो KSP के लिए सिंपल AgCl है, AgCl सॉलिड है वो टूटेगा, Ag प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगा प्लस Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट होगा। S इसकी सोल्यूबिलिटी है तो ये भी S और ये भी S, तो KSP कितना हो जाएगा S स्क्वायर। S कितना है हमारे पास 1.245 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करके जो भी आंसर आ रहा है मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास का KSP निकल के आ जाएगा 1.55 इंटू 10 की पावर -10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। आई थिंक चीज क्लियर होगी कैसे क्वेश्चन किया है, और यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन रिलेटेड चीजें भी देख ली ताकि कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस को भी हम देख पाएंगे। बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और लिखे हुए, देखते हैं आंसर निकालते हैं उनका। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, फाइंड KSP। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया हमने, अब देखते हैं। अगर कोई भी Ag2CrO4 का सॉल्ट है हमारे पास, तो Ag2Cr को सॉल्ट के जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा Ag प्लस CrO4 2 माइनस, तो ये आ जाएगा 2Ag प्लस। ठीक है,
अब दिया हुआ है कि अगर इसकी सोलिबिलिटी में एस मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना बनेगा 2s और ये कितना बनेगा s। अब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है गिवन क्या है, गिवन है कि Ag प्लस की जो सोल्यूबिलिटी है या कंसंट्रेशन है वो है 1.5 इंटू 10⁻⁴ है ना। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर। सही है, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁴, मतलब 0.75 इंटू 10⁻⁴। चीज क्लियर है। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू फाइंड आउट होगी। कैसे कैसे किया समझ में आ रहा है ना। चलो अब इसके बाद अगर मुझे इस इक्वेशन का KSP निकालना है तो KSP क्या होगा, KSP होगा Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस, ठीक है। Ag प्लस का स्क्वायर का मतलब क्या है 2s का स्क्वायर इंटू s, आंसर क्या आ जाएगा 4s क्यूब। याद है AB2 टाइप या A2B टाइप, उस टाइप का सोल्ट अगर होगा तो 4s क्यूब है तो बस KSP की वैल्यू s की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आंसर आएगा 0.75 इंटू 10⁻⁴ का क्यूब इंटू 4 है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो वो आंसर आएगा तुम्हारे पास 1.68 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1.68 इंटू 10⁻⁻KSP, मतलब इसकी KSP की वैल्यू होगी। कैसे किया है समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चलता है, अगला क्वेश्चन करके उसका आंसर निकालते हैं। लिखा हुआ है द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ SrF2 इन वाटर इज 8 इंटू 10⁻⁻10, मतलब KSP की वैल्यू दी हुई है किसके लिए, SrF2 के लिए। कितनी दी हुई है 8 इंटू 10⁻⁻10 दी हुई है। सही है, ये क्लियर है चीजें, बढ़िया। इसका सोल्यूबिलिटी, इसकी सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करना है हमें 0.1 NaF सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे से। SrF2 है ना, तो SrF2 का जब डिसोसिएशन होगा तो कैसे टूटेगा ये Sr प्लस 2F माइनस आया। सपोज मान लेते हैं कि इसकी सोल्यूबिलिटी S है, तो यहाँ पे ये कितना बनेगा S और ये कितना बनेगा 2S। ये भी चीज क्लियर है तुम्हें। अब वो क्या रहा है ना कि यही रिएक्शन नहीं हो रही है, एक और रिएक्शन यहाँ पे ये हो रही है कि NaF सॉल्यूशन है, तो NaF भी अपनी वजह से कौन से आयन दे रहा होगा, Na प्लस और F माइनस आयन दे रहा होगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.1 है तो इसकी भी 0.1 है और इसकी भी क्या है 0.1 है। अब यहाँ पे एक चीज अप्लाई होगी जो तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूँ, वो चीज है कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे वो कौन सी चीज लग गई, कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे लग गया, एक इक्विलिब्रियम ये चल रहा है उसके साथ ये भी है, कौन सा आयन कॉमन है, F माइनस आयन वाला कॉमन है, तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 0.1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन को लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए KSP लिखते हैं, तो इसके लिए KSP क्या होगा, इसके लिए KSP होगा Sr प्लस 2 इंटू 2s प्लस 0.1 का स्क्वायर, है ना। ये चीज क्लियर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेने वाले हैं तो देखना उसको। ये Sr प्लस 2 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉरी मैंने सीधा लिख दिया, पहले इसको सही लिख देता हूँ, F माइनस का स्क्वायर, तो ये हो गया S और ये हो गया 2s प्लस 0.1, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम यहाँ से देखो कि S का स्क्वायर हो रहा है और उसके साथ एक S मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब S क्यूब हो गया। S क्यूब का जो पावर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 10⁻⁻10 के, तो S का पावर किसके अप्रोक्स आएगा, ऑलमोस्ट 10⁻³ के अप्रोक्स। हाँ, थोड़ा बहुत अगर हम अप्रोक्सीमेशन लें, ठीक है, मतलब ये जो S की वैल्यू है ना ये 10⁻³ अप्रोक्स होगी। तो क्या इस 10⁻³ और ये लिखा है 0.1, तो उनमें हो गया 100 का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर 100 का डिफरेंस हो गया, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2s प्लस 1 जो वैल्यू है इसमें हमारे पास ये चीज क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल, तो इसको 0 पुट कर देंगे, और सॉरी प्लस 0.1 इसको नेग्लिजिबल पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या लिख देंगे हम इसकी जगह 0.1। ये अप्रोक्सीमेशन लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने तुम्हें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेके देखा है, तो अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा KSP इज इक्वल टू हो जाएगा S इंटू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब S की वैल्यू क्या आ जाएगी KSP डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। KSP कितना है, KSP है 8 इंटू 10⁻⁻10 और ये 0.1 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁸, 8 इंटू 10⁻⁸। तो सोल्यूबिलिटी कितनी हो गई 8 इंटू 10⁻⁸, ठीक है।
अब एक कंफ्यूजन ये चल रहा होगा कि सर जब हम पहले कर रहे थे ना तो आपने हमें बताया कि 10⁻³ की अप्रोक्स सोल्यूबिलिटी आएगी, ठीक है, या उससे थोड़ा सा और कम बोल सकते हो, 10⁻⁴ थोड़ा सा अज्यूम कर लो, अगर ज्यादा से ज्यादा मान सकते हो, लेकिन सर आंसर तो 10⁻8 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज यहाँ पे लग रही है, उसकी वजह से सोल्यूबिलिटी कम होगी, और वो चीज है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, इसी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाती है, और काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसी की वजह से सोल्यूबिलिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉमन आयन इफेक्ट को भी हम सोल्यूबिलिटी के अंदर, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से सिमिलर एक वैसा ही क्वेश्चन लेके आया हूं, तो थोड़ा सा समझोगे उस चीज को। लिखा हुआ है व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन 0.1 m Na2CO3 सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फिर से समझोगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। Ag2CO3 है हमारे पास, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर डिसोसिएट करें तो ये डिसोसिएट होगा 2Ag प्लस CO3 2 माइनस के अंदर, ठीक है। अगर इसकी सोल्यूबिलिटी S है तो ये हो जाएगा 2S, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपल S, ठीक है। इसको किसके अंदर डिसोल्व किया है? Na2CO3 के अंदर, तो Na2CO3 फर्दर डिसोसिएट होगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस में। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 इंटू 2 और यहाँ पे 0.1, ठीक है। अभी बताओ कॉमन आयन कौन सा है, तो तुम बोलोगे कि सर ये कॉमन आयन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, S इंटू प्लस 0.1 लिख देंगे ना, बढ़िया। अगर ये लिख देंगे तो बताओ उसका KSP क्या डिफाइन होगा, तो KSP डिफाइन होगा Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस, हाँ है ना, ये चीज होगी। तो ये चीज लिखने के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे Ag प्लस का स्क्वायर, तो Ag प्लस का स्क्वायर मतलब 2S का स्क्वायर इंटू S प्लस 0.1, 2S का स्क्वायर इंटू S प्लस 0.1, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 4 इंटू 10⁻⁻13 के बराबर है। अब फिर से सेम सिचुएशन आ गई, अगर तुम देखोगे तो S क्यूब हो गया, S स्क्वायर इंटू S क्यूब का जो पावर आ रहा है वो 10⁻13, तो S का पावर अप्रोक्स क्या होगा? S का पावर अप्रोक्स होगा 10⁻4 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, S की पावर होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वापस इस S को नेग्लिजिबल कर सकते हैं और इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 0.4, ठीक है। 0.4 लिख दिया, 0.1 लिख दिया, सॉरी 0.1 लिख दिया, तो ये चीज क्या होगी, 4 इंटू 10⁻13 इज इक्वल टू 2S का स्क्वायर हो गया 4S स्क्वायर इंटू 0.1, है ना। तो ये अगर तुम देखोगे तो 4S का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया अपने पास, 0.1 इधर आया तो हो गया 10⁻12, तो S स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻12, तो S की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 10⁻6। इस क्लियर? सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है? 10⁻6। इससे क्या पता चल रहा है कि तुम्हारी जो सॉल्युबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। क्यों? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज कब है? जब कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता, अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता? सिंपल हम क्या लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू लिखते हैं 2S का स्क्वायर इंटू S, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻13 इज इक्वल टू 4S स्क्वायर इंटू S। अगर कॉमन आयन नहीं होता तो, ये तब की बात कर रहा हूं जब कॉमन आयन नहीं होगा, तो अगर ये होगा तो 4S क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 10⁻13, तो S क्यूब इक्वल टू 10⁻13, तो ऑफ कोर्स S इज इक्वल टू 10⁻13/3, है ना। तो इसको अगर फर्दर डिवाइड करूं तो ये लिख सकता हूं 10⁻4 इंटू 10⁻1/3। तो अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता तो हमारे पास जो KSP होता है, जो S होता है, सोल्युबिलिटी वो इतनी निकल के आती है, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो सोल्युबिलिटी इतनी निकल के आती है। तो आई थिंक चीजें क्लियर होगी कैसे कर रहा हूँ। तो काफी अलग चीज है, थोड़ा सा अगर देखोगे तो चीजें तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे, और न्यूमेरिकल्स को थोड़ा अच्छे से ट्राई करना, उनसे ऑलमोस्ट तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कैसे करना है। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है इसके अंदर, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कोई टॉपिक जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखना क्या चीज है, आयोनिक प्रोडक्ट किसको बोल रहे हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसको बोल रहे हैं। तो सपोज कोई भी हमारे पास AB अगर एक सॉलिड सॉल्ट है, तो अगर वो टूटता है तो कुछ A+ एक्वस, इसी तरीके से, और B- एक्वस, ठीक है। जब इसका हम सोल्यूबिलिटी चेक करते हैं तो इसका जो KSP लिखा जाता है वो कब लिखा जाता है, KSP लिखा जाता है A+ इंटू B-, ऐसे लिखते हो ना,
ठीक है। ये कब लिखा जाता है KSP, ये मैंने तुम्हें बताया था कि सोल्युबिलिटी की कब बात करते हैं, जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों को याद हो जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम बढ़ा रहा तो मैंने वहां पे तुम्हें एक रिएक्शन कोशेंट नाम से कोई एक फैक्टर पढ़ाया था। रिएक्शन कोशेंट हमें बताता कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको मैं KIP लिख रहा हूँ, और वो भी किसके बराबर होता है, वो भी A+ × B- के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि वहां पे Q भी क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर था, उसी तरीके से KIP भी जिस तरीके से हम K लिखते थे और Q लिखते थे सेम था, उसी तरीके से KSP और KIP क्या है, सेम है। लेकिन ये कब कर रहे हैं हम, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर रहे हैं, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पे जब हम बात करेंगे तब ये चीज होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने वहां पे कंपैरिजन किया था तो हम यहाँ पे भी कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन करने का एक डिफरेंट रीजन है, तो वो रीजन तुम्हें मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे केस 1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन केस हो सकता है कि अगर KSP KIP के बराबर हो जाए, ठीक है। KIP क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट, तो अगर KSP KIP के बराबर हो जाए मतलब एट सैचुरेटेड कंडीशन, हम एक सैचुरेटेड कंडीशन पे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। अगर हमने KIP निकाला और देखा कि वो KSP के बराबर है मतलब हम सैचुरेटेड कंडीशन पे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। KSP इज ग्रेटर देन KIP, अगर ऐसा हो जाए, सपोज कि KSP जो निकाला जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे आना चाहिए था वो वैल्यू ज्यादा है और KIP वाला कम है, तो मुझे बताओ कि इस कंडीशन में हमें और ज्यादा सॉल्ट उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा या फिर वो सैचुरेटेड कंडीशन से भी बाहर निकल चुका होगा। ये चीज मुझे अभी पूछे है वो, कि क्या मुझे अभी और सॉल्ट ऐड करने की जरूरत है ताकि मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा सकूं, या फिर क्या पता मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आगे जा चुका हूँ, मतलब उससे ज्यादा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया हो। तो अगर KSP ज्यादा है तो KSP ज्यादा है मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, KIP की वैल्यू कम है तो अगर मुझे इसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए मतलब मुझे किसकी तरफ जाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अभी तरफ जाना है। मतलब मैंने अभी A+ और B- की कॉन्सेंट्रेशन या AB की कॉन्सेंट्रेशन को जो भी सोल्युबिलिटी उसको कम मिलाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व, अभी और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, मतलब और सॉल्ट अभी डिसॉल्व होगा। इसके बाद थर्ड चीज होता है KSP इज लेस देन KIP। तुमने एक कंडीशन चेक किया तो तुमने देखा कि KIP ज्यादा आ रहा है और KSP कम आ रहा है, तो इस कंडीशन को याद रख लो, रट लो कि इस कंडीशन में इसका मतलब है कि तुमने और ज्यादा सॉल्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। और अगर तुमने और ज्यादा सॉल्ट ऐड कर दिया है इसका मतलब वो जो बाकी बचा सॉल्ट है जो डिसॉल्व नहीं होगा वो जाके PPT बना लेगा। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, PPT बना लेगा मतलब वो बना लेगा प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड फैक्टर, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि कब PPT बनेगा। तो PPT बनने की कंडीशन क्या है, KIP ग्रेटर देन KSP, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो वहां पर PPT फॉर्मेशन हो जाएगा। चीज क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को बताने के लिए पूरी चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये Q को तुम रिलेट कर सकते हो KIP के साथ, तो तुम्हारी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तुमने चीजें पढ़ लिया है, ठीक है, और चीजें समझ लिया अच्छे से। तो यहाँ पे तुम्हारा आयोनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना था तो इसी के थ्रू देना ज्यादा सही रहेगा, कि जो भी आयोनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था उसके अंदर एक और टॉपिक बाकी है जो रिलेटेड टू टाइट्रेशन है, ठीक है। तो टाइट्रेशन से रिलेटेड चैप्टर तो थोड़ा सा वो क्या होता है ना कि थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। अगर सच्चाई से बात करें तो वो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है, वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व समझने हैं। तो उस टॉपिक को मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें क्लास के अंदर समझाऊं, क्लास के अंदर मैं तुम्हें बताऊं, तो वो टॉपिक तुम्हें वही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और बता देता हूं कि जो भी टॉपिक जिसके भी मैं बात कर रहा हूं कि टाइट्रेशन से रिलेटेड, ये चीज़ नीट वाले बच्चों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नीट वाले बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, JEE मेंस के सिलेबस में भी नहीं है। ये जो चीज़ जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये क्लास के अंदर जब क्लासेस ओपन होगी तब बताऊंगा, स्पेशल एक टॉपिक,
क्योंकि ये थोड़ा सा इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको काफ़ी टाइम देंगे। तो ये जो टॉपिक है ये ओनली एडवांस जेई एडवांस के लिए ही स्पेशली है, तो उसको हम स्पेशली एक क्लास लेके उसको हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे ताकि तुम्हें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। वहाँ पे जो भी डाउट्स होंगे हम सामने बैठ के सोल्व करेंगे, तो आई थिंक थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो बाई चांस अगर तुम्हें टाइट्रेशन से रिलेटेड या कुछ कर्व से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो फिलहाल के लिए उसको छोड़ सकते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बाकी सारे चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है। बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी, उसके बाद पीएच निकालना डिफरेंट डिफरेंट जगहों के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तुम आराम से कर सकते हो। बस टाइट्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें जेई एडवांस वाले बच्चों को मैं स्पेशली क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए उसको टेंशन मत लेना, कहीं क्वेश्चन आए तो अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। एक ही टॉपिक है तो वो वहीं करवा दूंगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, 3 घंटे का एक लेक्चर लगेगा आराम से और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम यही खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर से मैं इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन शुरू कर रहा हूँ और इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन के अंदर मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजिकल काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, और एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा 11th का फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया है, जो कि काफ़ी एक बड़ा पार्ट होता है। और जो भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है ना उसके जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो 12th के फिजिकल केमिस्ट्री उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स है ओनली, ठीक है। कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं ताकि उसका सिलेबस भी हमारे साथ 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 में चलता रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से बस पढ़ते रहो, चीज़ें करते रहो। 11th की फिजिकल खत्म हो चुकी है तो 11th के बारे में उसके बारे में प्रैक्टिस करना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर दो। और ऑफकोर्स 12th चलने वाला है और 12th एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुम्हें वहाँ पे चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दी है। तो आई थिंक तुम पूरा वीडियो देखते होंगे तो तुम इस लास्ट वाली चीज़ तक पहुंच ही जाओगे जैसे तैसे करके। और ये जो भी मैंने तुम्हें बोला अभी कि कौन सी चीज़ में कब पढ़ाने वाला हूँ ये चीज़ तुम समझ सकोगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी टेंशन मत लेना, बाई चांस अगर वो चीज़ आती है तुम्हारे कहीं क्वेश्चन के अंदर तो फिलहाल के लिए बस ये सोच लेना कि इसको हम बाद में आराम से कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर बाकी ये जो चीज़ें पढ़ाई है इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स आते हैं तो मुझसे पूछ लिया करो ताकि मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से कर चुकूँ, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम जरूर एक थोड़ा सा टफ टॉपिक रहा होगा तुम लोगों के लिए और क्वेश्चंस उतने इजी नहीं बन पा रहे होंगे जैसे कि बाकी टॉपिक्स के हमारे जनरली बन पाते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक ही टॉपिक ऐसा है पूरे फिजिकल में, तुम भी मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हो तो कहीं पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है एक तो थर्मोडायनेमिक्स में और बच्चों को सबसे ज़्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो रीज़न क्या है कि थोड़े से कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट में काफ़ी वेरिएशन है, उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम आती है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए जितनी प्रैक्टिस मैंने करवाई है उतनी प्रैक्टिस तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। फिर भी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी तो जब जैसे क्लासेस ओपन होगी तो मैं इन पर्टिकुलर 2 टॉपिक या 3 टॉपिक जो मुझे लगते हैं कि इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करवाने से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो वो मैं तुम्हें स्पेशली करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब जो भी टॉपिक चलने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो आराम से मन लगा के पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक को एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक की तरह बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही बोलने के लिए बस आज का लेक्चर था और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन एटम्स कंपाउंड। तो ऑफकोर्स एक और बात बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना है। केमिकल बॉन्डिंग तक सभी बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, अब हाइड्रोजन का एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू करना है। तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी की पढ़ने की वापस से हैबिट डालना है। तो हो सके तो हाइड्रोजन एंड्स कंपाउंड का एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, ताकि मैं जो भी चीज़ें समझाऊंगा तो शायद कुछ रिलेट कर पाऊँ, ठीक है। और ऑफ कोर्स एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं तुम्हें ही वो रीड करने के लिए दूंगा। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा समझाऊंगा जो कि तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें स्पेशली बता दी जाएगी तो उन पर अलग से थोड़ा सा फोकस कर लेना, बाकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी जो भी बोला है। फिर भी अगर जो भी बोला उसमें कुछ डाउट चल रहा हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए मेरी तरफ से